हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रशांत कॉमर्स क्लासेस। आज इस वीडियो का टॉपिक है हमारा कि मैंने कैसे जून 2025 में JRF इन कॉमर्स क्लियर करा। ठीक है, इस पूरी वीडियो में मैं आपको अपना माइंडसेट शेयर करूंगा कि पेपर को सॉल्व करते टाइम जब भी मैंने पेपर सॉल्व करा था तो मेरा माइंडसेट क्या था, मैं क्वेश्चंस को कैसे डील कर रहा था, ये सब मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूँगा। और एट द सेम टाइम मैं आपसे वो सिली मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करूँगा जो मेरे से हुई, जो कि नहीं होनी चाहिए थी बट हुई। और उसके बाद भी इवन आफ्टर द सिली मिस्टेक्स मैंने कैसे मैनेज करा JRF क्लियर करना। आई नो ये वीडियो से मेरे को थोड़ा क्रिटिसिज्म आ सकता है बट कोई इशू नहीं। जो मेरा मेन पर्पस है इस वीडियो का वो फ्यूचर एस्पिरेंट्स को गाइड करना है, ताकि अगर उनसे भी कुछ मिस्टेक्स हो रही है तो वो अपनी जो होप है JRF को लेकर वो लूज़ ना करें। सिली मिस्टेक्स सबसे होती हैं बट उन सिली मिस्टेक्स के बाद भी हम लोग अपना JRF जो हमारा एम है उसे हम क्लियर कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं हर एक क्वेश्चन को। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन ये था हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, और मुझे इस क्वेश्चन के बारे में ज़रा सा भी आइडिया नहीं था। तो फॉर मी जब मैंने पहला ये क्वेश्चन देखा तो मुझे कोई भी इस क्वेश्चन का आइडिया नहीं था। मेरे लिए ये क्वेश्चन स्ट्रेटली ये टफ क्वेश्चन था, मुझे कोई आइडिया नहीं था। यहाँ पे मैं बहुत सारे लॉजिक लगाने का ट्राई करा, मैं कुछ इसके बारे में पढ़ लूँ उसके बारे में पढ़ लूँ, बट मेरे को 1% इस क्वेश्चन का नॉलेज नहीं था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने एक गैम्बल खेला था। मैंने ऑप्शन 4 टिक करके यहाँ पे मैंने एक तुक्का लगाया था। मैंने ऑप्शन 1 को चूज़ करा था बट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ ECABD। तो ये मेरा क्वेश्चन गलत था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन था हमारा, अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ अडॉप्शन प्रोसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। ये भी मेरे को आइडिया नहीं था बट मैंने फिर भी यहाँ पे ट्राई करा था कि कुछ ना कुछ लॉजिक में निकाल। मैंने बहुत टाइम दिया, सोचा, फिर एट लास्ट मैंने सोच के मैंने ऑप्शन नंबर 3 को चूज़ करा था। बट यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन नंबर 4, जो कि अगेन मैंने ट्राई करा लॉजिक लगाने का, बट फिर वही है, लॉजिक लगाने के बाद भी मेरा गलत हो गया। कोई इशू नहीं। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन, इनकरेक्ट फॉर द एमैल्गमेशन। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन जो इसमें मेरा लॉजिक नहीं, इसमें मेरे को यहाँ इस क्वेश्चन में मेरे पास पूरी नॉलेज थी। ये क्वेश्चन मुझे आता था। इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी अनअकैडमी से पढ़ा हुआ था, तो ये मुझे आता था, तो इसमें मुझे कोई इशू नहीं हुआ। ठीक है, तो ये मेरा सही हो गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये भी मैं इसको भी एक इजी कैटेगरी में क्वेश्चन को डालूंगा। हमें पता होता है, हम यूजुअली नॉर्मली जॉब एनलार्जमेंट, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब एनरिचमेंट पढ़ते हैं। पहले UGC नेट ने यानी कि NTA ने इसकी एक गलत आंसर निकाला था, बट उन्होंने फाइनल जब आंसर की निकाली तो उन्होंने करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर 1 निकाला था। ठीक है, ना मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा था, वुड अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ द मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग इन करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पे भी मेरे को इसका आइडिया नहीं था, बट यहाँ पे मैंने क्या यूज़ करा था, यहाँ पे मैंने लॉजिक यूज़ करा। मैंने थ्रू लॉजिक यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करा था। ये वाला सबसे पहला मैंने डिटरमाइन दी, ऑब्वियसली ये तो आसान था, डिटरमाइन दी नेट इन्वेस्टमेंट आउटले, इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। देन हमारा फिर नेट कैश फ्लो, इन्वेस्टमेंट हमारी हुई, कितना आने वाला है। उसके बाद हमारा डिस्काउंट रेट, उसके लास्ट में हमारा अप्लाई दिए अप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन टेक्निक। जैसे नॉर्मल कैपिटल बजटिंग टेक्निक थी, हम अगर मल्टीनेशनल ना भी याद होता, कैपिटल बजटिंग भी याद होता, तो भी उसके थ्रू हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। फॉर मेरे लिए ये क्वेश्चन मैं इसको ईजी टू मॉडरेट कैटेगरी में डालूंगा, ईजी टू मॉडरेट, बिकॉज हम लोग इसको एज अ थ्रू लॉजिक कर सकते थे। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 56। हाँ, ये हम लोग को डिमांड चैप्टर में, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर में करवाया जाता है, तो ये भी मेरे लिए एक
ईजी क्वेश्चन था। ईजी टू मॉडरेट कह सकते हो, क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें हम लोग क्लास 12th में पढ़ते थे कि हम लोग कैसे इसको निकालते हैं। ठीक है, हाँ आई नो क्वेश्चंस थोड़े इन्होंने थोड़ा सा जंबल करके इन्होंने दिया था, बट ये क्वेश्चन डुएबल था। जिसने भी थोड़ा सा भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिटेल में पढ़ा है उसके लिए क्वेश्चन डुएबल था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान क्वेश्चन था। बस आपसे इन्होंने पूछा है टोटल यूटिलिटी, मार्जिन यूटिलिटी, एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ये क्वेश्चन टफ नहीं था, ये क्वेश्चन भी इजी था। ठीक है, और डुएबल भी था। जिसने भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा होगा उसको आता होगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। इस क्वेश्चन में मुझे कोई आइडिया नहीं था और कोई भी चीज़ क्लिक नहीं कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, क्वेश्चंस मैंने तो कुछ कैलकुलेशंस करी, बट एट लास्ट मैंने ऑप्शन नंबर 1 टिक करा था, दैट इज़ 9,65,000। बट करेक्ट आंसर था इसका 8,85,000, जो कि आंसर की में दिया गया था। तो यहाँ वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, नहीं आता था, कोई इशू नहीं। ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 59। यहाँ पे मेथड्स बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ डिमांड मार्केट बेस्ड प्राइसिंग। ये हमारा मार्केटिंग चैप्टर से या मार्केटिंग यूनिट से रिलेटेड था। इसके बारे में मैंने कुछ चीज़ें सुनी थी। फॉर एग्जांपल मैंने प्रीमियम प्राइसिंग के बारे में सुना था, मैंने पैरिटी प्राइसिंग के बारे में सुना था। ये सब चीज़ें मैंने सुनी हुई थी। ठीक है, मैंने और आई थिंक मेरे को एग्जैक्टली ये मैंने डिस्काउंटिंग प्राइसिंग के बारे में भी सुना था। बट इसमें जब इन्होंने पूछा मेरे से डिमांड और मार्केट बेस्ड, तो मेरे हिसाब से जो उस समय मुझे लगा था कि CDE दैट इज़ वॉट बियर एंड डिस्काउंट एंड पैरिटी प्राइसिंग, ये हमारे डिमांड या मार्केट बेस्ड है। सर्ज और प्रीमियम प्राइसिंग मेरे को मार्केट बेस्ड नहीं लगे थे, इस वजह से मैंने ऑप्शन लगाया था ऑप्शन नंबर 4 दैट इज़ ये। बट करेक्ट आंसर था इसका ऑप्शन नंबर 3 दैट इज़ ABC दैट इज़ सर्च प्राइसिंग, प्रीमियम प्राइसिंग एंड दी वॉट द ट्रैफिक एंड बियर प्राइसिंग। तो इसका भी मेरे को आइडिया नहीं था, ये मैंने नहीं पढ़ा था पहले। नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 60 फॉर मी, ये क्वेश्चन मेरे लिए क्या था, डुएबल था। क्योंकि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने ये देखा था कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप से वो लोग उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वो पूछते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ये आपको मैंने LLP के बारे में अच्छे से मैंने डिस्कस करके पढ़ के गया था। LP में डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होते हैं और उनके भी जो सेक्शन है वो मैं अच्छे से पढ़ के गया था। और हाँ, ये चीज़ अनअकैडमी में भी कवर करवाई गई थी। अनअकैडमी के कोर्स में राघव सर ने अच्छे से इसको कवर करवाया था, तो ये मुझे आता था, इस वजह से मेरे लिए डुएबल था। नाउ क्वेश्चन नंबर 61 दैट इज इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एक्सचेंज बोर्ड एजुकेशन फंड रेगुलेशन वॉज इशूड बाय SEBI। मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था, मुझे इसका कोई भी आइडिया नहीं था। मुझे बस इतना लगा था शायद कि स्कैम के बाद इन्होंने ये एजुकेशन फंड निकाला होगा, इस वजह से मैंने इसका आंसर 1992 टिक करा था। बट इसका एग्जैक्टली आंसर 2009 था। कोई आइडिया नहीं था मुझे इस क्वेश्चन का। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट विद रिगार्ड टू मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। ये क्वेश्चन मुझे इसके नॉलेज थी, नॉलेज बिकॉज जागर सर ने इसको अच्छे से कवर करवाया था, तो इस वजह से मुझे ये पूरा अच्छे से पता था। बहुत सारे लोगों के लिए ये क्वेश्चन नया होगा, बट नहीं, राघव सर ने इसको अच्छे से डिस्कस कराया था, तो मुझे ये आता था और इसका मेरा आंसर भी सही था। चूजन ऑप्शन 1 दैट इज करेक्ट ऑप्शन था मेरा। ठीक है, नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर 63। ये किसके बारे में पूछा था हमारा, 44 AD एंड 44 AD मस्ट पे 75% ऑफ एडवांस टैक्स। दैट इज क्वेश्चन था हमारा एडवांस टैक्स के बारे में। ये चीज़ मेरे लिए डुएबल था क्योंकि ऑलरेडी ये अनअकैडमी में राघव सर ने इसको करवाया था। इतने सारे क्वेश्चन जो डायरेक्टली जब किसी कोर्स से आते हैं तो डेफिनेटली पेपर इजी जाता है, तो इस वजह से इस बार की कट ऑफ काफ़ी हाई थी पिछली बार के मुकाबले। तो इसका आंसर था दैट इज़ 3 ऑन और बिफोर 15 दिसंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर। ये यूजली मोस्टली कोर्सेज में कवर होता है एडवांस टैक्स, क्योंकि बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, इस वजह से। नाउ दैट इज़ अगेन ये भी आंसर हमारा क्वेश्चन जो था हमारा, ये भी था इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हो। कभी कभी लोगों को कन्फ्यूज़ होती है नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट में, बट
जो जिन लोगों ने एक भी बार अच्छे से डिस्कस करा होगा या अच्छे से डिटेल में पढ़ा होगा उनके लिए ये चीज़ क्वेश्चन आसान था। इस वजह से ये क्वेश्चन मेरा भी आसान था। आंसर नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 था वो चीज़ जो सही था। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मेरा गलत हुआ था, इससे मुझे काफ़ी कन्फ्यूजन थी एड वैलोरम टैक्सेस में एंड आई थिंक एड वैलोरम टैक्स एंड स्पेसिफिक टैक्सेस में मुझे काफ़ी कन्फ्यूजन थी। लास्ट में मुझसे ये सिली मिस्टेक हुई, मुझे आता था बट ये मेरे से इशू ये हुआ कि मैंने यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 चूज़ करा। देखिए मेरे को इसी में इशू था, इन दोनों में ही इशू था, यहाँ पे इन दोनों में ही मेरे को डिस्कस करना था चीज़ों को। तो मैंने इनके बारे में पढ़ा ही नहीं, मैं फर्स्ट ऑप्शन 1 और 2 देखा, इसमें मेरे से कंफ्यूज हुआ, उसके बाद मेरा ये गलत हो गया। स्पेसिफिक टैक्स एंड एड वैलोरम टैक्स पढ़ के गया था बट वहाँ पे ये मेरा कन्फ्यूज़न की वजह से क्या हुआ, गलत हो गया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 66, एप्लीकेशंस ऑफ द कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल ऑफ द अकाउंटिंग। ये हम लोग यूजुअली पढ़ते हैं, ठीक है, और ये हमारा जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत बार पूछा गया हमारे प्रिंसिपल्स को, और ये वाले क्वेश्चंस आता था मुझे, ठीक है। इसमें प्रूडेंस में हमारा क्या होता है, लॉसेस को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, भले वो हुए हों या ना हुए हों, बट प्रॉफिट को तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो एक्चुअल में अकर होगा। तो उसके बेसिस पे कौन सी चीज़ें इसमें सही थी, ये मेरे लिए डुएबल था, ये मैंने ईजिली कर लिया था, इसमें मेरे को इशू नहीं आया था। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ माइक्रो एनवायरमेंट, ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। तो सबको पता था टेक्नोलॉजी किसका पार्ट है, टेक्नोलॉजी इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रो नहीं बट माइक्रो एनवायरमेंट, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू लेवाइट एंड ड्रकर, ये मुझे बिल्कुल इस क्वेश्चन का कोई नॉलेज नहीं थी, कोई आइडिया नहीं था इस क्वेश्चन का। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने तुक्का लगाया, तुक्का मैंने आंसर क्वेश्चन 3 लगा था मार्केट ओरिएंटेशन, बट इसका एग्जैक्टली आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर 4 हमारा कस्टमर ओरिएंटेशन। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 69, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट में हमें इंस्टीट्यूट्स को सेट करना है। यहाँ पे मुझे क्या इशू हुआ, मुझे यूरोपियन यूनियन का इस ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट याद ही नहीं था, इस वजह से मैंने जो करेक्ट ऑप्शन चूज़ करा वो चूज़ करा था ऑप्शन नंबर 1, बट इसका जो ऑप्शन था करेक्ट वो था ऑप्शन नंबर 3 दैट इज़ DCBA। पहले हमारा एशियान, फिर हमारा सार्क, फिर हमारा यूरोपियन यूनियन, देन हमारा नाफ्टा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था हमारा आई थिंक ना क्वेश्चन नंबर 70। जो ये क्वेश्चन था ये मैं कहूँगा ये क्वेश्चन था डुएबल, क्योंकि TDS एक सेपरेट टॉपिक हमारे सिलेबस में यूनिट में मेंशन है। तो उसमें जो भी मेजर हमारे हैं सेक्शन जैसे 194, B 193, 194I एंड J, कोई भी जो सीरियस कैंडिडेट होगा वो कॉमर्स में JRF दे रहा होगा, जिसको JRF अचीव करना होगा, वो ये सब पढ़ के जाता है। तो ये क्वेश्चन मैं कहूँगा ये ईजी या डुएबल था, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आर टर्म टुगेदर, ठीक है। ये क्वेश्चन, हाँ मैं मान सकता हूँ कि ये क्वेश्चन किसी के लिए मॉडरेट टू टफ हो, बट जो लोग पढ़े थे उनको पता था कि मोस्टली जब मैंने भी पढ़ा था तो मुझे ये याद था कि सिर्फ 3 रिपोर्ट होती हैं, ठीक है, सिर्फ 3 रिपोर्ट मेरे को याद थी। मुझे ऑडिट रिपोर्ट विद एम्फेसिस ऑफ मैटर मुझे याद ही नहीं थे, मुझे पता था ये एग्जैक्टली, ये तो पता था कि ये तो नहीं है, इस वजह से मैंने कॉन्फिडेंटली 4th ऑप्शन टिक रहा था ACD, और वही हमारा सही हुआ था। तो ये एक्चुअली में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में मुझे ये तो नहीं आता इस समय कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड या 705 क्या था, नहीं, मुझे बस इतना आता कि रिपोर्ट्स कितने तरीके की होती हैं। तो मैंने यहाँ पे जो लॉजिक लगाया था, या इसको आप ट्रिक कह सकते हो, वो यहाँ पे बस इतना लगाया था कि टाइप्स ऑफ रिपोर्ट कितनी थी हमारी, या टाइप्स ऑफ रिपोर्ट मैंने कितनी पढ़ी हैं। तो जो भी टाइप्स ऑफ रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी वही मैंने यहाँ पे अप्लाई करा, और वही मेरा आंसर एट लास्ट सही हुआ था। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नाउ क्वेश्चन ऑन 72 हमारा पेसल फ्रेमवर्क में पूछा गया कि L डिनोट क्या करता है। हमें पता था P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिकल, तो वैसे ही हमारा पूछा गया कि L क्या डिनोट करता था। ऑब्वियसली सबसे आसान क्वेश्चन था हमारा, ये था हमारा L स्टैंड फॉर लीगल, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 क्या पूछा गया था हमारा, टैक्स अवॉइडेंस। ऑब्वियसली हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं हमेशा, एक टैक्स अवॉइडेंस होता है हमारा, देन दूसरा हमारा टैक्स इवेजन,
आई थिंक थर्ड है हमारा टैक्स मैनेजमेंट। ये हम लोग ये फेवरेट है एनटीए का, और वो हमेशा क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन तो इसमें पूछता है। मेरे लिए कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर थे, ये मैंने अपने कॉन्सेप्ट को बहुत क्रिस्टल क्लियर करके रखा था, इस वजह से मैंने इसको ईजिली अटेम्प्ट कर पाया था। और यहाँ पे मैंने को पता था, क्लियरली पता था यहाँ पे ए एंड सी ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक है, नाउ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कम्युनिटी, ये भी हमारा आसान क्वेश्चन था, ये बैंकिंग चैप्टर से लिया गया था, ये था ऑप्शन नंबर 3 दैट इज 1955। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 75, अ लोन बिकम्स एनपीए इफ द इंटरेस्ट, और ये भी आसान क्वेश्चन था, जिनको बैंकिंग बारे में पता होगा उनको पता होगा 90 days इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 76, यहाँ पे मैं बोलूँगा मेरे से ऑप्शन चूज़ करने में गलती हुई, ये मेरी एक सिली मिस्टेक थी, ये मेरी एक सिली मिस्टेक थी। यहाँ पे मुझे पता था नेशनल इनकम बैलेंस, ये बच्चा आपको सोचो 11th क्लास के भी बच्चे को भी अगर आप क्वेश्चन दोगे तो ये भी सॉल्व कर देगा, ये मेरे से गलत हुआ था वहाँ पे, जो मेरे को वाकई बाद में बहुत ख़राब लगा था इस बारे में। तो सबको पता था कि 3 ये लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये तीनों हमारे क्या है, ये है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट, ये है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट। बट मेरे से क्या गलती हुआ, मैंने गलती से ये चूज़ करके ऑप्शन 4 चूज़ कर लिया था, इस वजह से मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था। दिस इज अ मेजर सिल मिस्टेक फ्रॉम माई साइड। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एफडीआई इंक्लूड क्रिएशन ऑफ न्यू एसेट्स। आसान था क्वेश्चन, ये आसान था, ऑब्वियसली ब्राउन फील्ड मर्जर एक्विजिशन कुछ नहीं, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, क्लेम रिडक्शन अंडर 91, ये बहुत रिपीटेड थीम है यूपीएस सॉरी एनटीए की, ये बहुत बार रिपीट होता है, सेक्शन 91 बहुत बार रिपीट हो चुका है, इस वजह से इसके हर एक कंडीशंस मेरे को अच्छे से आते, क्रिस्टल क्लियर थे, इस वजह से मैं इजीली इसको ऑप्शन नंबर 3 टिक कर पाया था। एज अ सीरियस एस्पिरेंट आपको इसकी कंडीशन सेक्शन 91 की प्रीवियस क्वेश्चन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनकी जो थीम्स है वो आपको याद होनी चाहिए, और अगर वो एक बार याद करने के बाद आपके क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ईजिली हो सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। क्या फीचर नहीं है बिजनेस, ऑब्वियसली बिजनेस इन्वायरमेंट स्टैटिक नहीं है, ये भी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 80, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मेरे को पता था नो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इज क्वाइट, ठीक है हो सकता है, ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी जनरली मेड विदाउट, जनरली बोल दिया तो मेरे को लग रहा था ये भी सही है, शेयर्स कंटिन्यू सब्जेक्ट ओरिजिनल लायबिलिटी। स्टैम्प ड्यूटी पेबल, अब ये आया था वर्ड ना, स्टैम्प ड्यूटी पेबल ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। अगर ट्रांसमिशन, मेरे को लगा कि नहीं स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे करना होगा, ट्रांसमिशन हो रहा है ना, सेल थोड़ी ना कर रहे हैं नॉर्मली। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे बस इतना लगा था कि नहीं इस पेबल ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी जनरली पेबल, ऐसा कुछ हो तो शायद मैं टिक कर देता, और बट यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन नहीं था, मेरे को यही वाला जो ऑप्शन था वो मेरे को डाउटफुल लग रहा था काफ़ी, जो ये ऑप्शन था मेरे लिए वो काफ़ी मेरे को डाउटफुल लग रहा था, इस वजह से मैंने सोचा कि ठीक है अगर मेरे को कोई और एक ऑप्शन हटाऊंगा तो मैं ही हटाऊंगा, इस वजह से मैंने ऑप्शन नंबर 1 टिक करा, जो लास्ट में मेरा सही था। मुझसे कोई आइडिया नहीं था यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ मैंने लॉजिक लगाया, मैंने कोई इसके पीछे पहले नहीं पढ़ा था कि ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स क्या होता है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लॉजिक आप कह सकते हो या उसको ट्रिक कह सकते हो, मैंने बस वही अप्लाई करा था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, इंडेस मैं याद करा था, मैंने इसको याद करा था, बट पेपर के टाइम मैं सब भूल गया, सब मेरा कन्फ्यूज़न हो गया था, मुझे बिल्कुल इंडेस कोई भी नहीं याद थे, बहुत ज़्यादा आई थिंक पेपर का प्रेशर कह लीजिए, बट मैंने इसको 2-4 दिन पहले याद करा था, सोचा था कि लास्ट में है याद कर लूँगा, बट मेरे को पेपर का टाइम याद ही नहीं आया। यहाँ पे मेरे इंडियस के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप देखोगे ज़्यादातर वो गलत ही हुए थे। तो इंडियस पूछा गया था मेरे से, इंडियस विथ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये भी मैं अपनी सिली मिस्टेक मानूंगा, तो मैंने ऑप्शन चूज़ किया था ऑप्शन नंबर 2, बट करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 3 दैट इज इंडियस 110। तो मुझे इंडियस नहीं आते उस समय, पेपर में मेरे को नहीं याद आया। नाउ क्वेश्चन नंबर 82, सबसे पहला हमारा, हाँ ये स्टेजेस ऑफ आई थिंक प्रोडक्ट, ये टाइप्स ऑफ कस्टमर, ये मैं पढ़ा था, ये राघव सर ने पढ़ाया था, तो इस वजह से मुझे याद था और मुझे अच्छे से याद था, इस वजह से मेरा ये वाला आंसर सही था। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 83, इसमें पूछा गया था अनकॉमनली गुड एंड अनडिजायरेबल एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो जब मैंने ये वर्ड पढ़ा ना तो मुझे लगा ना कि ये यहाँ पे
तब मैंने पहली बार में मैंने मन बना लिया कि ये आंसर होगा बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। इसमें हम लोग बिहेवियर को देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसी के थ्रू, जो हमारा बिहेवियर के थ्रू ही हम लोग उनको रेट करते हैं। तो मुझे लगा कि इसका आंसर ए होगा, बट इसका आंसर था ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड्स। ये मुझे यहाँ पे मेरे को काफ़ी कन्फ्यूज हुई थी, बट मेरे को पहले से मैंने मन बनाया था बिहेवियर एंकर रेटिंग स्केल, इस वजह से मैंने सही चूज़ करा था, गट फीलिंग के थ्रू गया था, बट ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 84 फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये वहाँ पे माइक्रो मेरा गलत हो चुका था। नाउ ये वाला आसान था क्वेश्चन, तो यहाँ पे ABD, दैट इज प्रोडक्ट, देन कंज्यूमर बिहेवियर एंड देन फैक्टर प्राइसिंग। इंटरेस्ट रेट हमारा नहीं आता, इंटरेस्ट रेट हमारा मैक्रो का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 85, विच आर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट। ये भी मैंने इसको अच्छे से, ये मेरा मैंने पढ़ा था, ये इसके मुझे नॉलेज थी, ठीक है। इस वजह से ये मेरा इजी हो गया। आई नो जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ उनके लिए काफ़ी कन्फ्यूजन होगी, बट मैंने इसको अच्छे से पढ़ा था और अच्छे से सर ने कोर्स में भी कवर करवाया था, तो मेरा ये आंसर सही हुआ था। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 86, पहला वाला इंडियस गलत हुआ, मेरा दूसरा वाला भी इंडियस गलत हुआ। यहाँ पे मैंने ऑप्शन नंबर 4 चूज़ करा था, बट यहाँ पे इंडियस का आंसर थर्ड सही था, जो कि अगेन वहाँ पे क्योंकि मेरे से बहुत ज़्यादा जंबल हो गए थे जितने भी मैंने इंडियस याद करे थे। मैंने मेन इशू क्या हुआ था कि मैंने मेन इंडियस याद करे। मुझे लगा कि 4-5 इंडियस याद कर लेंगे, हो जाएगा, बट यहाँ पे जब इंडियस उन्होंने पूछा तो बहुत डिटेल, थोड़ा सा मेरे को लगा शायद डिटेल में पूछ लिया। डिटेल की वजह से मैं पैनिक हो गया और मैं यहाँ पे मेरे को कन्फ्यूजन हुई, और इस वजह से मेरे सारे क्वेश्चन जो इंडियस के थे वो गलत होने लग गए थे। तो ये भी मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 87। ये क्वेश्चन बहुत बार क्लास में डिस्कस हो चुका था, उसके बाद भी मैंने जब इसको कैलकुलेट करा तो मैंने इसको, पता नहीं मेरे को उस समय क्या हुआ, उस समय मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आता कि क्या मेथड, क्या टर्मिनोलॉजी या क्या किस मेथड से हम इसको सॉल्व करें, तो मुझे नहीं आ रहा था। लास्ट में मैंने सिर्फ यहाँ पे तुक्का लगाया, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम बचा, तो मैंने यहाँ पे तुक्का लगाया था, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2, बट इसका एग्जैक्टली आंसर था थर्ड, ये करेक्ट। तो ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हो। ये हर बार पेपर में मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला हर बार पेपर में आता है, और ये हर बार क्वेश्चन डिस्कस भी होता है, हर बार मतलब पिछली बार भी आया था, और उसके बाद ही मेरा ये गलत हुआ। आप समझ रहे हो कि प्रेशर, एग्जाम प्रेशर में ये सब चीज़ें भी होती हैं, तो हमें ये सब चीज़ें भी कंसीडर करनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 88, मैस्लो दी हायरार्की, ये हमारा इजी था, ठीक है। और जो भी बच्चा पढ़ता है कॉमर्स उसको पता होता है मैस्लो, सबसे पहले मोटिवेशन थ्योरी में सबसे पहले थ्योरी यही है, तो ईजी था मेरे लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट डज राइट अनपेड सेलर हैव अगेंस्ट द गुड। यहाँ पे मेरे नोट्स काफ़ी काम आए थे, यहाँ पे मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे जो मेरे नोट्स थे वो मैंने क्लियरली रखा था, ठीक है। तो इस वजह से मुझे ये पता था कि यहाँ पे लीन है, ठीक है, और रीसेल है, और यहाँ पे मेरा राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड इन ट्रांजिट। तो यहाँ का मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाया था, जब भी अनपेड सेलर का था तो मेरे को पता था SLR करके। S स्टैंड फॉर स्टॉपेज, L स्टैंड फॉर लीन एंड R स्टैंड फॉर रीसेल। तो मैंने इसका ये शॉर्ट ट्रिक बनाई थी, ठीक है। अगर आपको मेरे नोट्स के सैम्पल चाहिए कि कैसे नोट्स बनाए जाते हैं फॉर JRF, आप प्लीज़ मुझसे कमेंट में बताइएगा, तो मैं आपको अपने कैसे मैंने JRF के नोट्स बनाए वो मैं आपको शो करूँगा, ठीक है। इसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 90, नो आइडिया, कोई भी आइडिया नहीं था मुझे इस क्वेश्चन का, सिर्फ और सिर्फ मैंने तुक्का लगाया था आपसे क्वेश्चन नंबर 4, बट इसका आंसर, करेक्ट आंसर था क्राइटेरियन वैलिडिटी। कोई भी आइडिया मुझे नहीं आ रहा था उस समय, बहुत दिमाग एकदम ब्लैंक था। क्वेश्चन नंबर 91 आई वुड से इजी क्वेश्चन, क्योंकि परसेप्शन पता होता है लोगों को क्या होता है, लर्निंग पता होता है, बिलीफ पता होता है, एटीट्यूड पता होता है, ठीक है। तो ये मैं कहूँगा, पर किसी को कुछ नहीं पता हो तो बट परसेप्शन तो पता ही था ना। फॉर एग्जाम्पल परसेप्शन क्या होता है, ठीक है, ये द प्रोसेस बाय विच पीपल सेलेक्ट, ऑर्गेनाइज, इंटरप्रेट, और ये तो हमारा ठीक था, A4 हो गया, ठीक है। देखिए जब A4 हो गया तो बाकी आंसर कुछ देखने का मतलब ही नहीं था, ठीक है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 92, ये क्वेश्चन मैंने अपने प्रिपरेशन में मैंने कभी नहीं करा था। आई थिंक
तो मेरे लिए ये क्वेश्चन ऐसा बाउंसर आया था। मैंने क्या करा था, मैंने सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ तुक्का लगाया था। इसमें मैंने सारे डेज को कैलकुलेट करके रख दिया था। अभी भी मुझे इसका एग्जैक्टली लॉजिक नहीं याद है कैसे, आई थिंक इसका 120 आया था, क्या चीज़ माइनस करी गई थी, बट इसका आंसर 120 दिया गया था। कोई चीज़ इसमें आई थिंक माइनस करी थी, मुझे अभी भी नहीं पता, ये कॉन्सेप्ट मैं पढ़ूंगा अभी। ठीक है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 93। व्हाट आर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, ये हम लोगों का इनकम टैक्स से आया था। यहाँ पे मेरा ए बी ई, दैट इज ए बी और ई। यहाँ पे हम लोगों को आई थिंक स्टेटस पूछा गया था रेजिडेंटशिप के बेसिस पे, तो पूछा गया था कौन सी कंपनी कौन सी टैक्स देंगी, कहाँ देंगी। ये मेरा बहुत अच्छे से क्लियर था। ठीक है, अब ये मेरे को पता है कि कोई भी अगर रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडियन कंपनी कैन बी नॉन रेजिडेंट हो ही नहीं सकता। ठीक है, इंडियन कंपनी हमेशा इंडियन जो कंपनी होगी हमेशा रेजिडेंट ऑफ इंडिया ही उसको कंसिडर करा जाएगा। ठीक है, तो ये मैं कहूँगा ये ईजी क्वेश्चन था, जिसको भी नॉलेज थी वो ईजी सॉल्व कर सकता था। ईजी टू मॉडरेट आप समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 94, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द मैनेजमेंट ऑडिट। अब यहाँ पे मैनेजमेंट ऑडिट इज अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट मतलब किसी लॉ में लिखा गया है, तो मुझे ये पता था कि लॉ में तो कहीं नहीं लिखा सकता, ये कंपलसरी नहीं हो सकता। जिन कंपनी को कराना वो करा सकती हैं, जिनको नहीं कराना वो मत कराएं, बट वो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती। इस वजह से मुझे ये लगा कि चारों ऑप्शन में से मुझे फर्स्ट ऑप्शन ही लगा था कि इनकरेक्ट, तो मैंने वही चूज़ करा था। ये मैं बता रहा हूँ, मैनेजमेंट ऑडिट मैंने कभी इसके पहले नहीं पढ़ा था, पता था मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है, बट मैंने इसको ये डिटेल में नहीं पढ़ा था। कोई क्वेश्चंस में आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, तो यही सब क्वेश्चंस होते हैं। आप हमेशा सेफ नहीं खेल सकते, रिस्क आप लोगे तभी आप वो कट ऑफ आप क्लियर करोगे। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 95। हाँ, करेक्ट ऑर्डर इन विच द एसेट ऑफ द फर्म शैल बी अप्लाइड इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ये भी मैं कहूँगा रिपीटेड है, जिसने भी पहले प्रीवियस क्वेश्चंस करे होंगे उनको पता होगा। इस बार के जो पेपर आया था कॉमर्स का, उसमें ज़्यादातर चीज़ें रिपीटेड थीम ही आई थी। इस वजह से रिपीटेड थीम्स आई थी, इस वजह से ही हमारा क्या हुआ था, पेपर सबको इजी टू मॉडरेट लग रहा था। और इजी टू मॉडरेट पेपर इस वजह से आया, और इसी वजह से हमारी जो कट ऑफ थी वो ऑल टाइम हाई गई थी। आप समझ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें थी। तो हाँ, ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर 3 दैट इज CADB। पहला पेइंग द डेट थर्ड पार्टी को पहले दीजिए, फिर ईच पार्टनर जो भी ले आया पैसा है, फिर हमारा पेइंग टू ईच पार्टी रिलेटिवली अकाउंट ऑफ बेसिकली कैपिटल पे ये, और लास्ट में हमारा बी ऑप्शन। ये हम लोग यूजुअली पढ़ते हैं जब भी हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ते हैं, तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग कैसे पेमेंट होगी वही पढ़ते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 96। टाइप ऑफ मार्केट वेयर फ्यू सेलर्स आर सेलिंग कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट टू मैनी बायर्स इज नोन एज ओलिगोपोली। ये भी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97। अरेंज द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये जो क्वेश्चन था, मैंने एक उत्कर्ष क्लासेस करके चैनल है, उनकी मैराथन देखी थी बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो उसमें उन्होंने ईयर लिखे थे सारे, तो मैंने उनसे वहीं से मेरे को ये क्वेश्चन मेरे को आता था। बहुत लोगों के लिए क्वेश्चन टफ होगा, आई नो, बट मैंने यहाँ से इसको उत्कर्ष क्लासेस की जो बिजनेस एनवायरनमेंट की मैराथन है उससे मैंने पढ़ा था, और उसमें उन्होंने अच्छे से उन्होंने ईयर भी मेंशन करा था, और मैंने वो याद करा था। इस वजह से मेरे को ये क्वेश्चन आसान लगा था और डूएबल लगा था। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 98। ये भी बेसिक क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ कि हाँ, आपसे कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट पूछ लिया, बॉली कोएफिशिएंट, कैलीज कोएफिशिएंट और स्क्यूनेस एंड मोमेंट। ये मेरे को नहीं आता था, डी वाला नहीं आता था, उन्होंने ये 3 आते थे। इन 3 के बेसिस पे मैं इजी ऑप्शन नंबर 2 को मैंने टिक करा था, जो कि सही था। तो ज़रूरी नहीं आपको सारे ऑप्शन आए, बट आपको 2-3 भी आते हैं, तो ये भी मैं आपको क्वेश्चन बोलूँगा कि ये भी क्या था, हमारा क्वेश्चन डूएबल था। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। हाँ, इन केस ऑफ इनकम 25,000 ऑफ माइनर, देखिए 64 IA, ये भी एक रिपीटेड थीम है। जब भी आप क्लबिंग ऑफ इनकम पढ़ोगे तो ये सबसे पहले सेक्शन आपको यही सब पढ़ाए जाते हैं, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि हाँ 1,500 तक उनको एक्सेप्शन देंगे, बाकी जितने भी होंगे वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, ये टफ नहीं था। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो JRF कॉमर्स के, तो आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। जितनी भी चीज़ें, जितने भी टॉपिक हमारे सिलेबस में मेंशन है, जितने भी टॉपिक हमारे सिलेबस में मेंशन है, वो आपको उतनी उसकी तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी ही होनी चाहिए अगर आपको JRF क्लियर करना है।
आप कोई भी टॉपिक लीव करके नहीं जा सकते हो कि नहीं इनकम टैक्स का फंडा छोड़ देते हैं, नहीं बिजनेस एनवायरमेंट का फंडा छोड़ देते हैं, EMI याद हो रहा छोड़, नहीं, एटलीस्ट आप अपनी तरफ से तो एफर्ट करिए। क्वेश्चन नहीं आ रहा है कोई इशू नहीं है, बट एफर्ट तो करो आप, ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन हमारा एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू एंड प्राइस इलास्टिसिटी, ये हाँ ये मैं बोलूँगा, ये मैंने अनअकैडमी में कोर्स में जो राघव सर का था उसमें उन्होंने इस फॉर्मूले को अलग से उन्होंने मेंशन करा था, ये फॉर्मूला अलग से भी मेंशन करा था, और उनकी मैराथन में भी जो यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगी उसमें भी उन्होंने ये फॉर्मूले को डिस्कस करा था, आप जाकर देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन तो उन्होंने जब ये अलग से कोई फॉर्मूला डिस्कस करा था तो मैंने उसको अच्छे से याद कर लिया था। इस वजह से ये वाला जो क्वेश्चन था वो मेरे लिए था डूएबल क्वेश्चन था। ये बहुत सारे लोगों को टफ हो सकता है, बट मैं आपको खुद सोच बता रहा हूँ, राघव सर ने अपने कोर्स में भी कराया था और उन्होंने अपनी मैराथन में भी ये कोई फॉर्मूला मेंशन करा था, ठीक है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 101, प्राइमरी लायबिलिटी ऑफ द ड्रॉअर ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कोई आइडिया नहीं था, सिर्फ कोई आइडिया नहीं था, सिर्फ मैंने तुक्का लगाया था और वो भी गलत हो गया था। तो मेरे को शायद लगा कि कंपनसेट इन केस ऑफ डिसऑनर, तो मेरे को लगा शायद ये नहीं होगा, नहीं आई थिंक मैंने ये लगाया था, हाँ कंपनसेट इन केस ऑफ डिसऑनर, नहीं आई थिंक मैंने सेकेंड, क्या सेकेंड लगाया था, हाँ मैंने कहा था टू पे दी बिल अमाउंट एट मैच्योरिटी। प्राइमरी मेरे को यही लगा कि अरे प्राइमरी का मतलब क्या है कि पैसा तो देगा तभी ना, प्राइमरी का मतलब पैसा, मेरे को लगा कि पैसा देना होगा, बट यहाँ पे प्राइमरी का मतलब था कि डिसऑनर के टाइम पे उसको कंपनसेट करना। तो ये भी मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था, कोई आइडिया नहीं था, कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ तुक्का लगाया था मैंने। नाउ अगेन अरेंज द प्रोसेस ऑफ वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इन करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पे मेरे को ये क्वेश्चन मेरा बहुत काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था। यहाँ पे क्या हुआ था कि मेरे को ये लग रहा था कि आई थिंक इसमें मेरे को कुछ आंसर देखना पड़ेगा, बट ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था, मेरे को याद नहीं मैंने इसमें क्या इसका करेक्ट आंसर क्या था, बट ये मेरा गलत हो गया था क्योंकि इसमें इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एग्जैक्टली, बट वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, बट इसमें मेनली जो फोकस था वो था हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पर। इस वजह से ये मेरे लिए कन्फ्यूजन हुई थी और यहाँ वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 103, व्हाट आर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO। आसान है, ठीक है। अब ऑब्वियसली पता है हमें थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, टू रिजॉल्व द बॉर्डर डिस्प्यूट, ये हो ही नहीं सकता, इस वजह से ऑब्वियसली A, B एंड D इजी क्वेश्चन। नाउ ये था हमारा रैंडम वेरिएबल एक्स फॉलो द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे को पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पता था क्या होता है, बट मैंने इसका कभी फॉर्मूला मैंने नहीं पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा था बट मेरे को फॉर्मूले की एप्लीकेशन नहीं आती थी। तो एप्लीकेशन नहीं आती तो मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तुक्का लगाया, जो कि गलत हुआ। मैंने तुक्के में लगाया था और ये 1/4, बट इसका करेक्ट आंसर था 1/2, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 105, वाइंडिंग अप ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब हु कैन फाइल है, जब इन्होंने बोला कैन, ठीक है, तो मेरे को लगा ठीक है फाइल तो सब कर सकते, सिक्योर क्रेडिटर ठीक है, डेफिनेटली LLP एंड और पार्टनर्स क्रेडिटर आ गया, पार्टनर आ गया, ठीक है। तो मेरे को लगा रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज ऑब्वियसली, उसके बाद जो अथॉरिटी है। अब उसका एनी पर्सन ऑथराइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्वियसली कर सकता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। अब भाई एनी वॉलंटरी एसोसिएशन, एनी वॉलंटरी एसोसिएशन का मतलब भी नहीं समझ में आ रहा था, ये काफ़ी मेरे को काफ़ी वाइड लगा टर्म, या काफ़ी कह लीजिए ब्रॉड लगा। ऐसे थोड़ी ना कोई भी उठ के आएगा कि नहीं चलो मेरे को चेक इसको वाइंड करो, नहीं क्यों करें वाइंड, उसका कुछ इंटरेस्ट तो होगा। तो एनी वॉलंटरी एसोसिएशन नहीं होते, कोई स्पेसिफिक लिखता तो शायद मैं ई भी चूज़ कर लेता, बट मेरे को ई ये वाला जो ऑप्शन था वो मेरे को रॉन्ग लगा इन रिलेशन टू अदर ऑप्शंस, इस वजह से मैंने ई को हटाया और इस और ये सारे ऑप्शंस को टिक करा। आई नो ये मैंने यहाँ पे ये लॉजिक यूज़ करा था, बट वॉलंटरी एसोसिएशन काफ़ी ब्रॉड टर्म था, इस वजह से मैंने उसको कभी भी कंसिडर करा ही नहीं अपने आंसर में। नाउ 106, द पैरामेट्रिक टेस्ट दैट कैन बी यूज फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑफ पेयर्ड सैंपल। ये आप किसी की भी मैराथन देख लूँ, जब भी हम लोग टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, या आप कह लो पेपर 1, ये मैंने निहारिका मैम की क्लास में और राघव सर की भी क्लास में भी ये मैंने अच्छे से पढ़ा था। इसका था आंसर टी टेस्ट ही हमारे होते हैं पेयर्ड सैंपल्स के लिए, तो ये इजी ऑप्शन था मेरे लिए। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 107, ये क्वेश्चन था हमारा कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज। ये भी जो हमारा लेवरेज क्वेश्चन है, ये भी हमारा क्या है, रिपीटेड थीम है।
ये भी हमेशा आता है पेपर में। तो ये मैंने अच्छे से करके गया था, ये मेरा अच्छे से प्रिपेयर करके गया था, इस वजह से ये मेरे लिए डुएबल था। ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं था, ये पहले भी आए थे और अभी भी आ रहे थे। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 108। व्हाट इज़ द हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स। ये मैंने अच्छे से इसको मैंने आप कह लो मैंने इसको अच्छे से पढ़ा था और ये मुझे आता था। ठीक है, और इसका आंसर मैंने 1912 मेरा आ गया था उस समय। ये मैंने अनअकैडमी के कोर्स में ही पढ़ा था जो राघव सर का था, उन्होंने अच्छे से इसको डिस्कस करा था। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 109। अगेन ये हमारा था फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। आई थिंक ये था हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन। हाँ, तो मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन पर बजट सुबह थोड़ा, हाँ, ये आई थिंक मेरा मार्जिनल कॉस्टिंग क्वेश्चन ही था ये। आप मार्जिनल कॉस्टिंग कह लो या मैनेजमेंट कॉस्टिंग कह लो, तो उसका क्वेश्चन तो ये मुझे आता था। और ये हमेशा ये भी हमारा क्या था, एक रिपीटेड क्वेश्चन सॉरी, ये भी हमारा एक रिपीटेड थीम थी मार्जिनल कॉस्टिंग की। वो हमेशा पूछते थे कि टू गेट अ डिजायर प्रॉफिट ऑफ 90,000, ये सब। तो हर साल वो क्वेश्चन पूछते थे, हर साइकिल में पूछते, तो मुझे पता था कि पूछेंगे, इस वजह से मेरे लिए डुएबल क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 110। आइडेंटिफाई करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिसर्च डिज़ाइन प्रोसेस। ये मैंने कभी नहीं पढ़ा था, ये मेरा पूरा मैंने ट्रिक से सॉल्व करा था। पहले कौन सा आएगा, बाद में मैंने परमिटेशन कॉम्बिनेशन लगा के चेक करा, और बाद में मैंने ये कंक्लूजन पहुंचे कि सबसे पहले आएगा हमारा रिसर्च अप्रोच की सिलेक्शन, देन टेक्निक सिलेक्शन, अप्रोच का सिलेक्शन, देन टेक्निक, देन हमारा सैम्पल डिज़ाइन, फिर हमारा डेटा कलेक्शन टेक्निक, उसका डेटा एनालिसिस। ये मेरे को पता था लास्ट में एनालिसिस आएगा, सिलेक्शन के बाद एनालिसिस आएगा। तो यही, तो बहुत सारे मैंने ये नहीं कह रहा हूँ डायरेक्टली मैं आ गया था इस कंक्लूजन पे, नहीं, बहुत सारे मैंने डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स या परमिटेशन कॉम्बिनेशन यूज़ करे थे। उसके बाद रिस्क लेकर मैंने ऑप्शन नंबर 2 टिक करा, जो कि हमारा सही हो गया था बाद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111 हमारा डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये हम लोग यूजुअली बैंकिंग में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये मेरे लिए क्वेश्चन डुएबल था, ये मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन पढ़ा हुआ था, मेरे को सबके ईयर याद थे, इस वजह से कोई मेरे को इसमें कन्फ्यूजन ना कर मैंने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ करा था, जो भी करेक्ट ऑप्शन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 112। नाउ यहाँ पे सेक्शन 92F पूछा गया था। मुझे जितना याद था कि आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल के बारे में पूछा गया था। हाँ, आर्म्स लेंथ प्राइस या प्रिंसिपल। मुझे जो लगा था यहाँ पे इन दोनों में ही कन्फ्यूज, ये क्वेश्चन ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन नंबर 4 में ही मेरे को कन्फ्यूजन थी। ठीक है, मुझे लगा कि यहाँ पे 2 रिलेटेड पर्सन्स होते हैं टू एंटर इनटू ट्रांजैक्शन इन कंट्रोल कंडीशंस। आई थिंक इसी वजह से तो आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल आता है। मुझे जितना पता था उस समय मैंने ये टिक कर दिया ऑप्शन नंबर 4, बट इसका अपोजिट था, 2 अनरिलेटेड पर्सन्स एंटर इनटू ट्रांजैक्शन इन कंट्रोल कंडीशंस। ठीक है, तो ये मेरा गलत हो गया था, मुझे लगा था ये, बट एक्चुअल में जो आंसर था वो था ऑप्शन नंबर 1। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 113। नॉन एग्रीकल्चर, इसलिए तो आसान है, जो लोग भी इनकम टैक्स पढ़ते हैं, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड टॉपिक है हमारा नॉन एग्रीकल्चर या हमारी पार्शियल इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में कंफ्यूज थे, बट कन्फ्यूजन यहाँ पे बस कंफ्यूज इस वजह से क्योंकि यहाँ पे वर्ड और था, यहाँ पे वर्ड एंड था। हमें पता है जब हम लोग पार्शियल इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 2 कंडीशन को टिक करते हैं या 2 कंडीशन को चेक करते हैं। पहला हमारा नॉन एग्रीकल्चरल इनकम की कंडीशन एंड दूसरा हमारी एग्रीकल्चरल इनकम कंडीशन। दोनों कंडीशन को साथ में चेक करते हैं, एक कंडीशन को साथ चेक करके दूसरी कंडीशन को नहीं देखते हैं। इस वजह से यहाँ पे एंड वाला वर्ड सही था और ये इजी क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 114। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सैम्पलिंग डिज़ाइन प्रोसेस। ये मेरे लिए डुएबल था क्योंकि मैंने इसको अच्छे से याद करा हुआ था सैम्पल डिज़ाइन के प्रोसेस को। ठीक है, तो मुझे इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई थी। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 115। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द डिमांड। यहाँ पे इन्होंने पूछा है फैक्टर्स। तो जब हम लोग पहला डिमांड पढ़ते हैं तो डिमांड की डेफिनेशन पढ़ने के बाद हम लोग उसके फैक्टर्स ही तो पढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पे मुझे पता था कि सारे फैक्टर हैं, इसलिए ये भी मेरे लिए एक इजी आंसर था। नाउ क्वेश्चन नंबर 116। विच आर द फॉलोइंग इज द हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट। सबसे पहला ये मैंने
पढ़ा हुआ था क्योंकि ये राघव सर ने क्वेश्चन आप कह सकते हो इसको डिस्कस करा हुआ था। ये हमारा क्वेश्चन लीगल एस्पेक्ट से लिया गया है। लीगल एस्पेक्ट से भी कहाँ से? कंपटीशन एक्ट 2002 से लिया गया। ठीक है, तो ये सर ने कोर्स में अच्छे से डिस्कस करा था। मुझे पता था ये सब, ये जो हमारे 3 है ये हमारे वर्टिकल हैं, और जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट यानी कि सेम लेवल पे कंपनी जो है वो आपस में एक साथ आ रही है, उनको हम लोग कार्टेल कहते हैं, ताकि वो प्राइस को मैनिपुलेट कर सकें। तो ये मेरे लिए डुएबल क्वेश्चन था। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 117। ये यहाँ पे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। नाउ द वर्किंग ऑफ करंट परचेजिंग पावर अकाउंटिंग रिक्वायर्स क्लासिफिकेशन ऑफ बैलेंस शीट आइटम टू मॉनिटरी आइटम, नॉन मॉनिटरी आइटम्स। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉन मॉनिटरी आइटम एज पर करंट। अब बात आती है नॉन मॉनिटरी आइटम की, तो मुझे लगा ये भी मॉनिटरी होगा, और तो नहीं, मेरे को इसमें मैंने जो दिमाग लगाया था कि करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स को क्लासीफाई कर लिया। मेरे को लगा कि ये सब करंट एसेट्स हैं, ये हैं और ये सब हमारे करंट एसेट्स हैं, ये हमारे नॉन करंट एसेट्स हैं। तो नॉन करंट एसेट्स को मुझे लगा नॉन जो करंट एसेट्स है वही हमारे नॉन मॉनिटरी आइटम होगा। ये लॉजिक मैंने लगाया था यहाँ पे, बट ये लॉजिक हमारा यहाँ पे गलत था। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर था वो था हमारा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ इन्वेंट्री। तो जब आप लॉजिक लगाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन के लॉजिक गलत होगा, बट बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहाँ पे आपका जो लॉजिक आप लगा रहे हो वो सही होगा। तो ये सब आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा पेपर में। विदाउट एनी रिस्क आप पेपर क्लियर नहीं कर पाओगे, हमेशा बाउंड्री पे ही आके रुकते हो। एक्चुअली में क्या होता है, जो भी सीरियस कैंडिडेट होता है वो उसका लिए ना नेट से JRF में ना, आप यकीन मानो 2 या 3 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो उसको नेट से JRF में ला सकते हैं। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। विदाउट रिस्क आप इस से नेट से आप JRF में नहीं जा सकते हो। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118। अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट थी। ठीक है, मैंने सब पढ़ा। तो जो मेरा जिस चीज़ से मेरा टेंशन आया तो मैंने ये देखा क्रेडिट वर्दी कॉर्पोरेट्स। अब जब भी मैंने ये क्रेडिट वर्दी कॉर्पोरेट्स आता है तो वो क्या इशू करते हैं, सबसे पहले दिमाग में आता है हमारा कमर्शियल पेपर। कभी भी आप कहीं किसी भी पेपर में आप देख लो, जब भी कमर्शियल पेपर वर्ड होता है, यूज़ होता है, तो उसके साथ क्रेडिट वर्दी कॉर्पोरेट हमेशा यूज़ होता है वर्ड। इस वजह से मेरे लिए ये क्वेश्चन डुएबल था और आसान था। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119। एक्सचेंज रेट अरेंजमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम। नाउ जिसको भी हिस्ट्री थोड़ी सी भी आइडिया होगी उसको ये क्वेश्चन आता होगा। अगर क्वेश्चन नहीं आता होगा ठीक है, अगर आइडिया भी नहीं है तो चलिए हम लोग इसको किससे रेदर थ्रू लॉजिक भी सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमारे लिए क्या था, ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले हमारे लिए कमोडिटी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड था, जिसको हम लोग क्या मानते हैं, बार्टर सिस्टम। यही तो हमारा बार्टर सिस्टम था, ये कमोडिटी एक्सचेंज करना, ये हमारा बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम जब हमारा ख़त्म हुआ तो हमारा गोल्ड का एक्सचेंज आया था। गोल्ड के एक्सचेंज के बाद फिक्स एक्सचेंज सिस्टम आया। फिक्स एक्सचेंज सिस्टम जिसमें हमारी गवर्नमेंट सब चीज़ें डिसाइड करती है। जब इसमें इश्यूज आने लग गए तभी तो फिक्स को हटा के क्या लाया गया था, फ्लोटिंग लाया गया था। और करेंटली जो मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज में हमारा कौन सा सिस्टम चलता है, हमारा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो ये क्वेश्चन अगर जिसको आइडिया भी ना हो तो थ्रू लॉजिक भी सॉल्व कर सकता था, जिसको थोड़ी सी भी नॉलेज हो हिस्ट्री की। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 120। ये भी हमारा क्या था, एक रिपीटेड थीम थी। ठीक है, रिपीटेड थीम थी और ये पहले भी पूछे जाते हैं। देखिए डिडक्शंस इंपॉर्टेंट है, हर साइकिल में हर टाइप में पूछे जाते हैं, तो ये हमें आना चाहिए था। इस वजह से मुझे आता और ये मेरे लिए डुएबल क्वेश्चन था। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121। इसमें हमारा ये था, यहाँ मैंने सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हो कि लॉजिक कह लीजिए या इसको आप ट्रिक कह लो, मेरे को कोई आइडिया नहीं था इस क्वेश्चन में कि क्या है सब चीज़ें, कोई आइडिया नहीं था। आप लॉजिक इसको ट्रिक कह सकते हो कि मैंने यहाँ पे अप्लाई करी थी। यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, ठीक है, जो हमारे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, तो मेरे को ये बताया कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन एकदम लास्ट में आते हैं और लास्ट में ग्लॉसरी होती है। मुझे इतना समझ में आ गया था। ठीक है, फिर जब मैंने इसको ट्राई करा, अब देखो
एक चीज़ और समझो, जब हमने मेन रिसर्च बॉडी देखा तो मेन रिसर्च बॉडी हमारी क्या होती है? रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, अब एक्चुअली में जब भी आप देखते हो ना रिपोर्ट्स में, तो इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन हमारी क्या होती है? इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन हमारी होती है प्रॉब्लम को डिफाइन करना, और ये था हमारा एग्जीक्यूटिव समरी। बट आपको सच बताऊं, जो मैंने इसमें सोचा था वो यही था कि जो हमारे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होंगे वो सबसे लास्ट में आते हैं, और लास्ट में यूजुअली रिपोर्ट से ग्लॉसरी दी होती है। तो मैंने इस लॉजिक से गया था, और मैंने इस लॉजिक से जाके ऑप्शन 4 टिक करा था, जो कि मेरा सही ऑप्शन था। तो मुझे इस क्वेश्चन का कोई आइडिया नहीं था, ये मैंने उसी समय इस ट्रिक से ही सॉल्व करा था। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। एवरी यूटिलिटी पेटेंट ग्रांटेड शैल बी, ये आसान क्वेश्चन था, दैट इज 20 ईयर्स। ये हर एक, ये आसान होता है, 6-7 चीज़ें होती हैं, जोग्राफिकल इंडिकेशन, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, इन सब के हमें ईयर याद होने चाहिए, और हमेशा पूछा जाता है, ये रिपीटेड थे, कोई नया क्वेश्चन नहीं था ये। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। मार्केटिंग मायोपिया वॉज कॉइन्ड बाय, ये राघव सर ने पढ़ाया था, ये राघव सर ने पढ़ाया था, और इन्होंने उन्हीं के बेसिस पे, मेरे को पता था इसमें कुछ उस समय कन्फ्यूजन थी कि पीटर ड्रकर होंगे थे रिलेटेड, बट लास्ट में मैंने लेवाइट की तरफ गया था और वो मेरा सही हो गया था। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। द ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिकली आइडेंटिफाइंग, असेसिंग एंड डेवलपिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप टू एनहांस द परफॉर्मेंस इज नोन एज। अब सोचो ना, प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिकली आइडेंटिफाइंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप, जब भी हम लोग लीडरशिप डिस्कस करते हैं इसको हम लोग कहते हैं सक्सेशन प्लानिंग। आई नो आपको कन्फ्यूजन हो सकती थी मैनेजरियल जजमेंट ये सब, बट जब आता है ना सिस्टमैटिकली आइडेंटिफाई करना कि फॉर एग्जांपल ए पर्सन है, अब इसको कौन सक्सीड करेगा, सक्सीड का मतलब इस जगह कौन लेगा, इस जगह कौन लेगा। जब हम लोग उस चीज़ के लिए एक लीडर को, एक पर्सन को तैयार करते हैं, मान लो इस जगह को तैयार कर रहे हैं, तो इसको हम लोग सक्सेशन प्लानिंग कहते हैं कि अगर ये पर्सन जा रहा है और उसकी जगह हम ए को तैयार कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, पूरा प्रोसेस सक्सेशन प्लानिंग का है। ठीक है, तो मेरे लिए डूएबल क्वेश्चन था। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मैं कहूँगा मेरे से सिली मिस्टेक हुई किसमें, ऑप्शन चूज़ करने में। मुझे आंसर आता था, क्वेश्चन आता था, बट गलती से मैंने यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 चूज़ कर लिया, बट कि एक्चुअल में आंसर था आंसर 1। प्रेजेंट वैल्यू ऑब्वियसली हमारी क्या होगी, ज़्यादा होगी। याद रखिएगा, प्रेजेंट वैल्यू हमेशा हमारी ज़्यादा हो किससे, फ्यूचर वैल्यू से। और ये फॉर्मूले में भी वही चीज़ मेंशन थी, बट मेरे से गलती से गलत ऑप्शन चूज़ हो गया, इस वजह से मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 126। ये भी हमारा आसान था, ये भी मैं कहूँगा जिसको बैलेंस ऑफ पेमेंट का एकदम बेसिक नॉलेज भी होगा ना, तो भी वो इस क्वेश्चन को क्या कर सकता है, ईजिली सॉल्व कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे आंसर 4 है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 127। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर पार्ट ऑफ नाफ्टा। मेरे को पता था नाफ्टा स्टैंड फॉर, नाफ्टा में हमें, मेरे को ये पता ये हमारा था नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, अब नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन सी आती हैं, मेजर 3 कंट्रीज थी हमारी, यूनाइटेड स्टेट्स, सबसे ऊपर हमारी आती कनाडा, फिर आती हमारी यूनाइटेड स्टेट्स, फिर हमारी आती मैक्सिको। ब्राज़ील इज़ अ पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, इस वजह से ब्राज़ील नहीं आएगा। अब ये क्वेश्चन, ये मैंने आपको बताया था, मैंने पहले भी उत्कर्ष क्लासेस में बिजनेस एनवायरनमेंट का मैराथन हुआ था, उसी में मैंने ये सब नाफ्टा के बारे में पढ़ा था। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। यहाँ पे मैंने ट्रिक लगाई थी, या आप कह लो लॉजिक लगाने का ट्राई करा, बट जो भी मैंने लॉजिक लगाया परमिटेशन कॉम्बिनेशन के थ्रू, वो मेरा गलत था। यहाँ पे मैंने 4 ऑप्शन को चूज़ करा था, बट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन था हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी मैंने लॉजिक लगाए तो मेरे गलत हो गए थे। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। अरेंज द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस साइकिल इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये मैं आसान है, नॉर्मल ऑब्वियसली बात है। फाइनेंशियल क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, अभी हम लोग ग्रेट डिप्रेशन हमें पता था 1930s, मेरे को ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008, पेंडेमिक सबको पता है 2020। ये मेरे को नहीं पता था .com बस, तो मेरे को बस इतना पता था कि ग्रेट डिप्रेशन सबसे पहले आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन होगा हमारा ये, देखो सबसे एक ही ऑप्शन में हमारा ग्रेट डिप्रेशन 1930 का दिया है। .com मोबाइल रिलेटेड टू इंटरनेट होगा, 1950, 1960, 1970 के अकॉर्डिंग आया होगा। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। यहाँ पे
ये भी क्वेश्चन में आया, कहूँगा आसान था। यहाँ पे बस हमें लिखना था 0.8, इसको फॉर्मूले में पुट करना था। ठीक है, यहाँ पे हमारा चेंज, यहाँ पे कर परसेंटेज चेंज, यहाँ पे ऐसे कर लो परसेंटेज चेंज क्वांटिटी पाउंड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना दिया था, 20%। इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करते तो हमारा 16% निकल के आ जाता। तो ये आसान था, और ये हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बेसिक में पढ़ते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 131। 2000 10% प्रेफरेंस 95 ईच, ये भी एक हमारा बेसिक क्वेश्चन है जो हम लोग किस में पढ़ते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ठीक है, और बहुत बेसिक था ये। हम लोग जो फॉर्मूला होता है हमारा, कौन सा, 2 फॉर्मूले होते हैं, एक हमारा रिडीमेबल होता है या हमारा इरिडीमेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक फॉर्मूला जो हमारा दिया हुआ है, आई थिंक इरिडीमेबल का लगाना था। ठीक है, तो उससे हमारा आंसर निकला था। नाउ क्वेश्चन नंबर 132, सिंबल आइकन रिचुअल्स एंड वैल्यूज आर मैनिफेस्टेशंस ऑफ। हाँ, यहाँ पे मेरे को पता था कि मेरे को कन्फ्यूजन थी कल्चर और सब कल्चर में। यहाँ पे मैंने आंसर टिक करा था कल्चर। वाई? बिकॉज मैंने कभी सब कल्चर वर्ड सुना ही नहीं था, तो मैंने यहाँ पे रिस्क लेकर कल्चर वर्ड सही करा था, टिक करा था, और यही मेरा आंसर भी था, जो कि सही था। मैं वही कह रहा हूँ, बहुत चीज़ें पढ़ने के बाद भी आपको हर एक चीज़ों में थोड़ी थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, तो आप अपनी गट फीलिंग के थ्रू जाओ। जो चीज़ आपने पढ़ी आप उनको टिक करो। ठीक है, कन्फ्यूज़ करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन ही होंगे, बट आपको वही टिक करना है जो आपको लगता है या जो आपको पढ़ा है और आपको जो गट फीलिंग को कह रही करेक्ट है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स। बहुत बेसिक क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, जिससे पहले थोड़ा सा भी बेसिक पढ़ा होगा उसको ये क्वेश्चन आता होगा, तो ये क्वेश्चन मैं बोलूँगा ईजी क्वेश्चन था। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चंस दैट आर एक्चुअली आज फ्रॉम द रिस्पॉन्डेड आर नोन एज। कोई आइडिया नहीं था मुझे, हाँ, बट जिन्होंने रिसर्च थोड़ी सी भी करी है, जब मैं अपने दोस्तों से डिस्कस करा था, उनको इस क्वेश्चन का आंसर आता था। तो मैं कहता हूँ कि ये भी ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन था, बट मैंने रिसर्च के बारे में कुछ मेरे को आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं अभी PhD तो कर नहीं रहा था, तो इस वजह से मैंने इसका आंसर नंबर 2 लगाया था। रिसर्च क्वेश्चन मेरे को लगा, बट इसका एग्जैक्ट आंसर था मेजरमेंट क्वेश्चन, तो ये इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135। हाँ, ये जो सेक्शंस थे हमारे 2, ये 455, 378, 26, मेरे को पता था ये चीज़ कि सबका तो मुझे नहीं याद हो सकता। ठीक है, मेरे को बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ आपको, सच बता रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कौन सा किसका होगा, बट मुझे सिर्फ एक यहाँ पे आइडिया था, इसका, स्मॉल कंपनीज का। मेरे को सारे नहीं आते, मुझे किसी चीज़ का कोई आइडिया नहीं था। मुझे स्मॉल कंपनीज का पता था कि ये जो स्मॉल कंपनीज का सेक्शन है वो हमारा कौन सा है, हमारा 285। जब मैंने इसको देखा तो मेरे बाकी आंसर्स आ गए। आप समझ रहे हो कि अगर एक ऑप्शन भी आपको आता है तो उसका पूरा एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो अच्छे से। तो हमेशा आप हर एक चीज़ कवर करने के लिए मत जाओ, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा ट्रिक करो, बट आप कुछ ना कुछ आइडिया तो होना ही चाहिए क्वेश्चन का। जब क्वेश्चन का आइडिया नहीं है तब आप पहले ट्रिक लगा लो, जब क्वेश्चन का आइडिया है तो आप अपने पहले नॉलेज के लिए जाओ। तो कभी भी आप ध्यान दो तो पहले आप नॉलेज चेक करो अपनी, अगर आपको नॉलेज आता है या नहीं, अब तो आप नॉलेज के लिए जाओ। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तब आप ट्रिक्स के लिए जाओ, ट्रिक्स नहीं तब आप किसके लिए, तब आप लॉजिक्स में जाओ। अब लॉजिक भी नहीं आ रहा है समझ में, तब आप कोई भी ट्रिक या तुक्का कह सकते हो। ठीक है, तो ये आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। ये क्वेश्चन में हमारा क्या था, इजी था, पता होता है कॉन्सेंट्रेशन टू स्केल। अगर कुछ नहीं आपको पता है जैसे, तो आपको ये तो पता ही होगा एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, B का 3, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ यूनिट, देखो सॉरी B3 हमारा एक ही ऑप्शन में दिया गया है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, तो आपको बाकी चीज़ें पढ़ने का मतलब ही नहीं था। नाउ क्वेश्चन नंबर 137, ये कोई आइडिया नहीं था मुझे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैंने अपना तुक्का लगाया लास्ट में, थोड़ा बहुत जो लग रहा था उस समय लॉजिक आ रहा था दिमाग में, तब मैंने तुक्का लगाया और ये मेरा आंसर सही हुआ। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 138,
115 BAC, ये सबको पता होता है जब कितना नॉर्मली हमारा डिडक्शंस कितना होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000, ठीक है, ये आसान था। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 139 एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, यानी कि आप जानबूझ के कुछ चीज़ें छुपा रहे हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रॉड कहते हैं। कोई जानबूझ के चीज़ें छुपाना उसको हम लोग फ्रॉड कहते हैं। अगर गलती से कुछ आप चाहते नहीं छुपाना बट छुप गई तो वो हमारी मिस्टेक है, बट जानबूझ कर कुछ छुपा रहे हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रॉड कहते हैं, ठीक है। ये भी हमारा डुएबल था। नाउ क्वेश्चन नंबर 140 मैट्रिक स्ट्रक्चर। ये मेरे को यहाँ पे दिक्कत आई थी, मेरे को लगा था कि बहुत कन्फ्यूज होता है इस क्वेश्चन में भी मैं, तो यहाँ पे मैंने आंसर जो टिक करा था वो था हमारा 4th, दैट इज़ ABCE, बट आंसर था BCDE। यहाँ पे ए ऑप्शन नहीं था, ए ऑप्शन छोड़ के हमारे सारे ऑप्शन थे और मुझे इसका आइडिया नहीं था। मैट्रिक्स अच्छा मेरे को बस पता है कि हाँ 2 ऑर्गेनाइजेशन, 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन साथ मिलाते हैं जिससे हमें काम कराना पड़ता है, बट इसके आइडिया इससे ज़्यादा मेरे को आइडिया नहीं था। तो मैंने जब ए को कंसिडर कर लिया था ना तो मुझे लगा ए सही है, इस वजह से मेरा यहाँ पे आंसर गलत हो गया। अब मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पैसेज हैं, रीडिंग पैसेज हैं, तो यहाँ पे तो रीडिंग पैसेज में तो चीज़ें सबके डिपेंड करती हैं, यहाँ पे तो आंसर आपको अपने हिसाब से निकालना पड़ता है। तो इसमें लॉजिक क्या कुछ नहीं, बट मैं दिखा देता तब भी आपको। यहाँ पे मुझे लगा था कि आंसर 1 है, इम्प्लीमेंटिंग द इंटेंसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम हायरिंग ओनली एक्सटर्नल। ये मेरे को ओनली वर्ड लगा था यहाँ पे, ये थोड़ा एक्सट्रीम लगा था, ओनली वर्ड थोड़ा एक्सट्रीम लगा था मेरे को, ठीक है, इस वजह से मैंने इसको गलत कंसिडर करा, बट नहीं ये सही था, फर्स्ट वाला गलत था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्विंस सीनियर मैनेजमेंट अबाउट HR इन्वेस्टमेंट, देन 3 फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ HR इन बिजनेस ग्रोथ। मतलब सबसे सही ऑप्शन मेरे को यही लगा इसमें। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मिड साइज्ड, हाँ, इफ PR wants to use HR analytics to predict the labor turnover, which data should she analyze? ऑब्वियसली बात है, attrition trends and exit interview feedback। अगर उसको लेबर टर्नओवर को प्रेडिक्ट करना है तो क्या एनालाइज करेगी वो, उसके एग्जिट इंटरव्यू फीडबैक को, ठीक है। नाउ विच स्ट्रेटजी वुड बी मोस्ट इफेक्टिव इन रिटेनिंग द एम्प्लॉयज एंड रिड्यूसिंग द एट्रिशन रेट? तो ऑफरिंग इंक्रीमेंट्स एंड करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ये तो देखिए कितना नेगेटिव है, इंक्रीजिंग वर्कलोड नेगेटिव है, ऑफरिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं नेगेटिव है, तो एक ही स्टेप था वो हमारा पॉजिटिव था, तो मैंने इसको ही टिक करा था, ऑप्शन नंबर 4। नाउ Priya needs to address the employee dissatisfaction with career progression. What should be her first step? Now इसमें था conducting skill gap analysis, creating career development plan. अब क्यों डिससेटिस्फैक्शन है, डिससेटिस्फैक्शन क्यों? क्योंकि उनको करियर में एडवांसमेंट चाहिए, तो जब करियर एडवांसमेंट तभी कर पाएंगे वो जब उनके क्या स्किल गैप एनालिसिस हम लोग करवाएंगे और उनके लिए एक डेवलपमेंट प्लान तैयार करेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं था, ये तो क्वेश्चंस आप लोग पढ़ के भी सॉल्व कर लोगे। अब इन अ वोलेटाइल स्टॉक मार्केट हाउ कंपनी कैन रिड्यूस द फाइनेंसिंग रिस्क व्हेन रेजिंग फंड्स थ्रू इक्विटी। हाँ, अब देखो इन्होंने क्या बोला था, रिड्यूस द फाइनेंसिंग रिस्क। जब हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पढ़ते हैं तो हम लोग सबसे पहला होता है जब हम लोग रिड्यूसिंग द रिस्क को हम लोग कम कैसे कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई करके, समझे आप, कैसे कम कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई करके। तो सबसे पहले मैंने ये टिक करा था। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ रेजिंग कैपिटल थ्रू वेंचर कैपिटल? हाँ, यहाँ पे बहुत लोगों का ओपिनियन आया था डिफरेंट, मुझे भी लगा टू एक्सेस द एक्सपर्टीज एंड गाइडिंग फ्रॉम द इन्वेस्टर, बट सॉरी मुझे जो लगा था यहाँ पे, हाँ मुझे लगा था टू गेट अ लो कॉस्ट फंडिंग, ये मुझे आंसर लगा था, बट इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 2, दैट टू गेट द एक्सेस एक्सपर्टीज एंड गाइडेंस फ्रॉम द इन्वेस्टर। ये मुझे इसका आइडिया नहीं था, मुझे लगा वेंचर कैपिटल लो कॉस्ट के लिए जाते, बट एग्जैक्टली आंसर था इसका ऑप्शन नंबर 2। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 148। फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केटिंग इन द इकोनॉमी। तो ये मेरे को पता था, इजी क्वेश्चन है ये तो, फैसिलिटेटिंग द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, क्या फंक्शन है फाइनेंशियल मार्केट का, तो ईजी क्वेश्चन था। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वुड द मेन कंसर्न फॉर द कंपनी इफ ही हैज टू इशू द ग्रीन बॉन्ड्स फॉर फाइनेंसिंग? तो मुझे यहाँ पे जो लगा था वो यहाँ पे ये लगा था कि हाई इंटरेस्ट रेट, अगर वो इशू करेगी ग्रीन बॉन्ड्स, हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। बट जो एनटीए ने आंसर की दी थी उसमें उन्होंने बोला लिमिटेड इन्वेस्टर डिमांड ड्यू टू नीश मार्केट, क्योंकि बहुत कम ही लोग होंगे जो ग्रीन बॉन्ड्स में पैसे लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी उसकी मार्केट डेवलप हो रही है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150।
द कंपनी इज कंसिडरिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड एज फंडिंग ऑप्शन, विच फैक्टर इज मोस्ट लाइकली टू अफेक्ट द इंटरेस्ट रेट ऑफ द बॉन्ड? ऑब्वियसली द क्रेडिट रेटिंग ऑफ द बॉन्ड। अगर हमारी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है तो हमारा इंटरेस्ट रेट कुछ और होगा, अगर हमारी क्रेडिट रेटिंग खराब है तो उसका इंटरेस्ट रेट कुछ और होगा। तो जो इंटरेस्ट रेट कौन डिटरमाइन करेगा? दैट इज क्रेडिट रेटिंग ऑफ द बॉन्ड। इन चारों ऑप्शन में से मेरे को यही ऑप्शन नंबर 3 ही सही लगा था, इस वजह से मैंने ऑप्शन नंबर 3 लगाया था। नाउ अब हम लोगों ने पूरा कॉमर्स का पेपर डिस्कस करा, ठीक है। अब इससे हमें कंक्लूजन क्या समझ में आता है? देखिए मैंने भी इस जून 2025 में JRF क्लियर कर लिया। आपको मैंने कैसे दिखाया? मैंने भी बहुत सारी सिली मिस्टेक्स करी होंगी। आई थिंक मेरे को लगता है 5 to 8 तो मैंने सिली मिस्टेक्स करी एग्जैक्टली। 5 to 8 नहीं, मान लीजिए 5 तो करी हैं सिली मिस्टेक्स, ठीक है। तो मैं यही चीज़ आपसे बता रहा हूँ कि सिली मिस्टेक्स होने के बाद भी आप अपना JRF क्लियर कर सकते हो, बट एक उसके पीछे भी एक कंडीशन है कि जितना भी टॉपिक मेंशन है सिलेबस में उनको अच्छे से करते हुए जाइए। आप जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनको भी अच्छे से करके जाइए। अगर आपका ये हो जाएगा ना, टॉपिक और प्रीवियस क्वेश्चन, तो ऑलमोस्ट समझिए आपका 90% क्वेश्चन आपके इसी में से आने हैं। 10% क्वेश्चन कभी कभार इधर उधर से आ सकते हैं, बट 90% क्वेश्चन इसी में से ही आने हैं। आप इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नाउ अब फ्रॉम माय साइड, अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो या आपको मेरे नोट्स देखने हो कि मैंने अपने नोट्स कैसे बनाए थे JRF क्लियर करने के, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो अपने नोट्स को बना लूँगा। नाउ कोई भी अगर आपको अपनी JRF प्रिपरेशन को लेकर डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों की हेल्प करने में रिगार्डिंग आपको JRF क्लियर कराने में, है ना। तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव इस वीडियो का ये था ताकि आप एक माइंडसेट समझ सको पेपर सॉल्व करते टाइम। बहुत सारे लोगों को पेपर जो लगा होगा आसान है ये है, बट माइंडसेट पेपर सॉल्व करते टाइम काफ़ी डिफरेंट होता है। बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको आते हैं वो गलत हो जाते हैं आपसे, ठीक है। और आपको कैसे अपने ट्रिक्स या आप कह लीजिए लॉजिक आपको यूज़ करना है पेपर करते टाइम, जिससे आपके बहुत सारे गलत हुए क्वेश्चन जो आपको नहीं भी आते हैं वो भी सही हो जाए। तो इस वीडियो से मेरा यही ऑब्जेक्टिव था कि आप लोग और अच्छे से स्कोर कर सकिए, ठीक है। नाउ गुड बाय फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई फ्यूचर में JRF कॉमर्स के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कोई भी हेल्प आपको चाहिए हो तो फील फ्री टू मैसेज मी, और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों की हेल्प करने में, ठीक है। थैंक यू एंड गुड बाय फ्रॉम प्रशांत।